गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, आज हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल के व्यक्तित्व और कर्तव्य के बारे में जानते हैं। उनका व्यक्तित्व कौन है, कैसा था उनका व्यक्तित्व, कहाँ उनका जन्म हुआ, आदि आदि के विषय में जानेंगे। डॉक्टर लाल जो हैं वो हिंदी साहित्य जगत में एक अष्टपैलू व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपनी प्रतिभा के दर्शन कराए, लेकिन इन समस्त विधाओं में से एक नाटक विधा उनकी ऐसी है जिनमें उन्हें बहुत सफलता मिली है। इसलिए लक्ष्मी नारायण लाल को नाटककार का लाल कहा जाता है। नाटक लिखा नहीं जाता, नाटक रचा जाता है। नाटक आज हिंदी नाटक के इस युग को लक्ष्मी नारायण ने बदल कर रख दिया है। लाल के व्यक्तित्व और कृतित्व संबंधी चर्चा करते हुए डॉक्टर रघुवंशी ने कहा है कि लाल एक सूर्यमुख रचनाकार है। सूर्यमुख का मतलब होता है जिसमें सदा नवोदय यानी उदय करने की सामर्थ्य हो, जिसमें कुछ नया करने की सामर्थ्य हो। सूर्य सर्वकाल में एक मुड़ होकर ही हर उषावन युतन में सामने आता है। निरंतर कठिनाइयों का सामना करने वाले, निरंतर हमेशा संघर्ष करने वाले, निरंतर कठिनाइयों का सामना करने वाले लाल जी का जीवन में अद्भुत चमन खिला है। हम देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। डॉक्टर लाल का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती में जलालपुर गांव के में 4 मार्च 1927 को हुआ। जलालपुर जो गांव है वो प्राकृतिक परिवेश से उभरा हुआ है। गांव के पास से ही कुआनो और मनोरमा जैसी नदियां बहती हैं। उन नदियों का पानी हमेशा कल कल निनाद करता हुआ बहता है। नदियों के आसपास की कोमल हरियाली जो है वो मन को मोह लेती है। लाल की जन्मभूमि बहुरूपिया, रामलीला, कृष्ण लीला जैसे नाट्य प्रकार प्रचलित थे। उनकी जहाँ उन्होंने जन्म लिया जलालपुर में, वहाँ सबसे ज़्यादा यदि कोई नाटक प्रचलित थे तो वो थे रामलीला, कृष्ण लीला आदि आदि, जिनका संस्कार बचपन से ही लाल के मानस पटल पर पड़ा है। लाल जी का नाटक जितना सूक्ष्म है, सरल है, उतना बोधगम्य भी है। लाल जी का नाटकीय बोध इतना सरल और सहज है कि लगता है जैसे बचपन से उन्होंने जीवन को एक जन्मजात नाटककार की दृष्टि से देखा है। जीवन में सुख दुख, संघर्ष, तड़फ, पुलक, फूल सूल से भरे प्रत्येक रूप और दृश्य को उन्हें बारी बारी से विस्मित आंखों से पढ़ता है। अतः लाल को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में जिस तरह माता पिता के संस्कार हमेशा प्रदर्शक रहे, उसी तरह जन्मभूमि और उनका परिवेश भी उपयोगी रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पारिवारिक जीवन कैसा था। लाल के पिता का नाम शिव सेवक लाल और माँ का नाम था मूंगा देवी। अपने पिता की ये दूसरी संतान थी, दूसरी होने के साथ एक अद्वितीय संतान थी। उनके बड़े भाई का नाम था बलदेव, छोटे भाई का नाम था कमला लाल। लाल को श्यामा व सावित्री नाम की 2 बहनें भी थी। लाल की जो माँ थी वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इसका परिणाम स्वरूप संस्कार जो है वो लाल के जीवन में भी पड़े। लाल का आर्थिक स्थिति से लाल बहुत अभावग्रस्त थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिवार की हालत जो थी वो समस्याग्रस्त थी। लाल के पिता शिव सेवक लाल ग्राम पटवारी थे और अपने परिवार का बोझ वो अकेले ढोते थे।
3 बेटे 2 पुत्रियों, 5 पत्नी और खुद 7 लोगों का परिवार का बोझ अकेले ढोते थे। परिवार की इस अवस्था से उभरने के लिए लाल के बड़े भाई बलदेव ने हाई स्कूल पास करने के बाद नौकरी पकड़ ली थी। अब उनका वैवाहिक जीवन लाल का कहाँ हुआ? लाल का विवाह कम उम्र में हुआ। केवल उन्होंने 8वीं कक्षा पास की थी, तब वो 16 वर्ष के थे और 16 वर्ष की उम्र में भी फैजाबाद जिले के फरीदापुर गांव की राज बहादुर की दूसरी पुत्री आरती के साथ उनका विवाह हुआ था फैजाबाद में। लाल अपने वैवाहिक जीवन से पूर्णतः संतुष्ट थे। वे हमेशा अपनी पत्नी के साथ घुल मिलकर रहा करते थे। लाल की पत्नी आरती अपने नाम की सार्थकता को कायम रखने के लिए लक्ष्मी नारायण के जीवन के पथ पर हमेशा रोशनी फैलाने का काम करती थी। एक आदर्श भारतीय नारी जैसे आरती ने लाल से कभी ना कभी किसी बात की शिकायत की, ना उनके मार्ग में बाधा बनी। वो एक आदर्श नारी के रूप में दिखाई देती थी। अतः लाल अपनी पत्नी आरती से वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा संतुष्ट थे। उनके पिता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के एक आदर्श पिता हैं। लाल की 3 संतानें हैं। अब ये किसकी संतान की बात चल रही है? लक्ष्मी नारायण की। वो एक आइडल फादर है, यानी आदर्श पिता है। उनकी 3 संतानें हैं। बड़े पुत्र का नाम है आनंद वर्धन, पुत्री का नाम है सरोजनी और छोटा पुत्र है, उसका नाम है अजयवाल। अपनी संतानों को वो अधिक प्रेम करते थे। संतानों की योग्य उम्र होने पर उनके पिता कम मित्र अधिक बने रहे। छोटे पुत्र अजय के लिए तो वो माँ और पिता दोनों का कर्तव्य निभाते रहे, क्योंकि अजय मानसिक तौर पर मंद बुद्धि के थे और भोले वाले स्वभाव के थे। लाल का ध्यान अजय पर ज्यादा केंद्रित रहता था। पुत्र अजय के साथ साथ पिता का स्नेह मिलना एक बहुत बड़ी, पिता का स्नेह पुत्री को भी पर्याप्त मिला, लेकिन बड़े पुत्र को अर्थात आनंद वर्धन को इतना स्नेह नहीं मिला। लाल की संतानों में से पुत्री सरोजनी साहित्य जगत के में पिता लाल के साथ काम करने में आनंद प्राप्ति का अनुभव करती थी। लाल ने अपनी संतानों को हमेशा आनंद कुशल रखने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी संतान की बौद्धिक विकास की गति के साथ साथ मानसिक विकास की गति का भी ध्यान रखा। एक आदर्श पिता होने के गुण लाल में भली भांति विद्यमान थे। लाल ने अपनी संतानों को स्वाभिमान से जीवन जीने की सलाह दी। इस संबंध में डॉक्टर सुभाष भाटिया ने बहुत अच्छी बात कही है। उनका कहना है कि लाल के स्वाभिमानी और निर्भीकता जैसे गुणों को अहमवादी करना उनके साथ सरासर अन्याय होगा, अर्थात उन्हें हम अहमवादी नहीं। अब हम बात करते हैं लक्ष्मी नारायण लाल की शिक्षा जगत के विषय में कि आपकी शिक्षा बहादुरपुर ग्राम में हुई। पढ़ाई करने का शौक आपके बड़े भाई बलदेव के कारण लगा। बचपन में वे अपने भाई के पीछे पीछे स्कूल जाया करते थे। इसी कारण से उनमें बचपन से ही पढ़ाई के प्रति एक बहुत ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हुई। प्राइमरी शिक्षा पूर्ण करने के बाद पीपरा गौतम के मिडिल स्कूल में प्रवेश किया। आगे बस्ती के एंग्लो हाई स्कूल से 8वीं कक्षा पास हुए। फिर वहीं स्थित सक्सेरिया कॉलेज से सन 1940 में उन्होंने 8वीं की परीक्षा पास हुई, लेकिन आगे पढ़ाने के लिए लाल के पिता इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उनके परिवार की हालत ठीक नहीं थी। वे चाहते थे कि लाल अब कोई नौकरी करे, लेकिन आगे की पढ़ाई करने की गहरी लालसा के कारण लाल अंदर ही अंदर मन में एक हिलोरे ले रहे थे। उनका मन था कि मुझे आगे की शिक्षा प्राप्त करनी है, लेकिन पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो पढ़ाना नहीं चाहते थे। तब उनके जीवन में एक उन्माद आया और उस उन्माद को भले वे कैसे रोक पाते, परिणाम यह हुआ कि घर में किसी को कुछ बताए लाल चुपचाप इलाहाबाद चले गए।
कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे ही लाल ने भी कोशिश की, और जब भी इलाहाबाद जाकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं तो वहां का प्रवेश बंद हो चुका था। किसी भी स्थिति में वाइस चांसलर से मिलना जरूरी था। फिर कई दिनों के चक्कर और संघर्षों के बाद चांसलर श्री अमरनाथ झा से भेंट हुई उनकी। वहाँ के इलाहाबाद के जो चांसलर थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो चांसलर थे, वो थे वाइस चांसलर अमरनाथ जी। उनसे उनकी भेंट हुई। तब झा साहब गुस्से में बोले कि ये कोई समय है एडमिशन का? पता है एडमिशन कब के समाप्त हो गए हैं, और तुम में कौन से सूर खराब के पर लगे हैं जो इतनी विलंब के बाद भी तुम्हें प्रवेश दे दिया जाए। इस बात से लाल ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि सर, मौका आने पर हम सब दिखा देंगे मुझ में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। डॉक्टर लाल विश्वविद्यालय छात्र जगत में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेते थे। छात्र गतिविधियों में उनके द्वारा लिखे गए नाटक ताजमहल के आंसू ने उन्हें मशहूर बनाया, और वे एक विद्यार्थी नाटककार के रूप में सभी की प्रशंसा के हकदार बने। इस संघर्ष यात्रा में दुर्भाग्य से बीए में उन्हें तृतीय श्रेणी प्राप्त हुई। आगे हिंदी विषय लेकर उन्होंने एमए किया, लेकिन चाहे कर भी मेहनत करने के बाद भी वो एमए प्रथम श्रेणी से प्राप्त नहीं कर सके। फिर आगे पढ़ाई को कायम रखते हुए सन 1952 में एमफिल की उपाधि प्राप्त की। लाल ने अपने शोध प्रबंध के लिए हिंदी कहानियों का शिल्पबद्धि का विकास चुना। लाल का शिक्षा जगत काफी संघर्षों से जूझता हुआ रहा, परंतु वो अंत समय तक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। अब देखिए उनके कार्य क्षेत्र के विषय में कि लाल जी का कार्य क्षेत्र क्या रहा। डॉक्टर लाल का कार्य क्षेत्र विविध मुखी रहा है। सन 1953 में लाल ने एमए कॉलेज चंदोसी से अध्यापन का कार्य शुरू किया था। 1 वर्ष यहाँ अध्यापन किया। यहीं पर लाल को नाटक और अभिनय के अवसर प्राप्त हुए, और सन 1955 में सीएमपी कॉलेज इलाहाबाद में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। 56 में लखनऊ रेडियो स्टेशन पर ड्रामा प्रोड्यूसर बने, लेकिन 3 महीने में ये पद छोड़कर वापस सीएमपी कॉलेज में फिर से अपने अध्यापन कार्य में जुट गए। आगे सन 58 में पुरुषोत्तम दास टंडन, कविवर पंत तथा उपेंद्र नाथ असक जैसे महानुभावों के साथ नाटक केंद्र की स्थापना की। इस नाटक केंद्र की उपयोगिता के विषय में भाटिया जी कहते हैं कि इस नाटक केंद्र के माध्यम से उन्होंने नाटक और रंगमंच को एक करने का भरसक किया, प्रयास किया। फिर अपने कार्य क्षेत्र में कार्य का विस्तार करते हुए सन 1964 में लाल जो थे, उन्होंने लक्ष्मी नारायण लाल जी ने इलाहाबाद को छोड़ दिया और दिल्ली आ गए। डॉक्टर लाल ने सन 1964 में बुखारेस्ट की विदेश यात्रा की। इसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नाट्य संगोष्ठी का प्रतिनिधित्व किया। विदेश यात्रा से वापस आने पर दिल्ली विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति हुई। यहाँ पर 4 मार्च 1967 को अपने जन्मदिन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने संवाद नामक नाट्य की स्थापना की, और आगे सन 1970 में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्राध्यापक पद की स्वेच्छा से त्याग कर सीधा घर लौट आए, और घर वालों को आत्मविश्वास के साथ अपना निर्णय सुनाते कहा कि तुम लोग घबराओ मत। क्या कहा?
तुम लोग घबराओ मत, तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोग पहले से अच्छी तरह से रहेंगे। आपने नौकरी छोड़ने का निर्णय की बात करके मुझे कमजोर मत बनाना। फिर नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया में संपादक के रूप में आपने कार्य किया, लेकिन कुछ दिनों में इस स्थान का भी त्याग किया। कहने का तात्पर्य है कि लाल जी ने जगह जगह काम किया और जगह जगह अपना अनुभव दिखाते हुए त्याग पत्र दिया। कलम की मजदूरी करने वाले वे कलम के मजदूर बने। तब से लेखन को एक पेशा नहीं अपितु स्वधर्म के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। तब से लेखन ही इनका विश्राम बना, तप बना और साधना बन गई। इनकी श्रम से आश्रम तक की यात्रा उनकी लेखन कला थी। डॉक्टर लाल कहते हैं कि श्रम जो शरीर से होता है, दूसरा है परिश्रम जो शरीर और मन बुद्धि से होता है। क्या कहा उन्होंने कि श्रम जो होता है वो शरीर से होता है और परिश्रम जो होता है वो शरीर के साथ साथ मन और बुद्धि से होता है। तो और एक है आश्रम, जहाँ श्रम और परिश्रम दोनों स्वत्म हो जाते हैं। यह आत्मा से जुड़कर होता है। अब हम देखते हैं लाल जी के पुरस्कार और सम्मान के विषय में। लाल जी ने अपनी प्रतिभा शक्ति की बुलबुले पर देश में नहीं तो विदेश में भी अपना नाम रोशन किया। आपने विभिन्न अवसरों पर विदेश में ग्रीक, बुखारेस्ट, इटली, फ्रांस, बेट्रैन, कैम्ब्रिज, पेरिस, टोरंटो आदि अनेक देशों की यात्रा की। लाल ने देश और विदेश में अपनी लेखनी से एक अलग अस्तित्व का निर्माण किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक पुरस्कार भी प्राप्त किए, सम्मान भी प्राप्त किए। सन 67 में उन्होंने एक रात रानी नाटक लिखा जिसे अखिल भारतीय कालिदास पुरस्कार के नाम से नवाजा गया। सन 70 में कर्फ्यू नाटक पर अखिल भारतीय कालिदास पुरस्कार मिला। सन 77 में उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर 77 में उन्हें हिंदी के प्रमुख नाटककार के रूप में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। सन 79 में हिंदी साहित्य के योगदान के उपलक्ष्य में साहित्य कला परिषद दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया। सन 87 में गली अनारकली उपन्यास पर हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कृत किया गया। 88 में भारतीय नाट्य संघ द्वारा पुरस्कृत मरणोपरांत, जब वो चले गए दुनिया से, उसके बाद ये पुरस्कार उन्हें 88 में मिला। तो डॉक्टर लाल के गुण गौरव को अभिव्यक्त करते हुए डॉक्टर गिरीश रस्तोगी कहते हैं कि संपूर्ण रूप से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल नाट्य, शिल्प, रंगमंच, कथानक के विषय और अपने चारों ओर के वातावरण, परिस्थितियों, युग जीवन के प्रति एक सजग नाटककार है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलकर करेंगे लाल के व्यक्तित्व के विषय में। लाल एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि लाल की इस परम स्वाभिमानी व्यक्तित्व वाले स्वभाव को कुछ आलोचक महोदय उन्हें अहंवादी भी कहते थे। लाल के व्यक्तित्व को सही तरह से परखने वाला उन्हें कोई अहंकारी नहीं बताता था। जो सही तरीके से लाल को जानता था वो कोई अहंकारी नहीं कहता था, बाकी के लोग उन्हें अहंकारी करते थे। लाल ने अपने जीवन में बड़े बड़े पदों का त्याग किया, पर अहंकार स्वार्थी होते तो एक भी पद पर चिपके रहते। ये वास्तव में सही है कि यदि लक्ष्मी नारायण जी अहंकारी व्यक्ति होते तो वो एक ही जगह चिपके रहते। वो स्वाभिमानी व्यक्ति थे, अभिमानी नहीं थे। लाल अगर अहंकारी होते तो इतनी बड़ी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते। लाल का व्यक्तित्व स्वाभिमानी था और वे साथ साथ में निडर स्वभाव के भी थे। जिसके बारे में जो कुछ भी लगता था उन्हें वो मुंह पे कह देते थे, पीठ पीछे गालियां नहीं देते। यह भी नहीं कभी समय आएगा तो बात की जाएगी, नहीं, वो उसी वक्त कह देते थे। लाल के संपर्क में जो भी लोग आए उन्होंने उनके व्यक्तित्व के गुणों को अहंवादी नहीं माना,
उनके व्यक्तित्व के गुणों को स्वाभिमानी माना है। लाल के व्यक्तित्व संबंधी नैमिषारण्य मित्तल कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल की पिछले 3-4 साल में छपी हुई पुस्तकें देखी और फिर करीब से उनको देखा तो मुझे लगा कि मैं पुस्तकें नहीं, एक शीशे में पढ़ती हूँ, परछाई देख रहा हूँ लेखक के चिंतन, जीवन और दिमाग की। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो जीवन से भी ज्यादा आदमी के बीच में रखकर सोचते और लिखते हैं। अतः काल के इसी स्वाभिमानी भाव को अहंकारी भाव नहीं मानना चाहिए। दूसरे वो थे एक हंसमुख व्यक्तित्व के। लक्ष्मी नारायण एक हंसमुख और मिलनसार व्यक्तित्व वाले पुरुष भी थे। लाल का रहना सहना बहुत सीधा साधा था। वे प्रसंगानुकूल अपने पहराव में बदलाव करते थे। उन्होंने सादी धोती से लेकर सूट कोट पैंट तक नए नए ढंग का पहराव पहना है। खान पान के मामले में भी लाल का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था। वे शुद्ध शाकाहारी थे तो शुद्ध मांसाहारी भी थे। मांसाहारी उन्हें बहुत प्रिय थी। लाल समय आने पर अपना खाना खुद पकाते थे। उनकी मिलनसार व्यक्तित्व, उनकी बेटी सरोजनी उनके विषय में हमेशा कहती थी कि आस पड़ोस क्या किसी दूर गांव में भी अगर नाच गाना, नाटक लीला, तमाशा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं पाती थी। सबके सो जाने के बाद वे अपने आप खिसक जाते थे। घर में लोग कहते हैं कि ये नालायक है, घर को डुबाकर तबाह करेगा, और इतना हम कहते हैं कि इतना मिलनसार व्यक्तित्व मिलना आज के समय में बहुत दुर्लभ है। नेक्स्ट पॉइंट है जन्मभूमि के प्रति लगाव या मातृभूमि के प्रति लगाव। डॉक्टर लाल के देहाती पने के बारे में डॉक्टर गौतम सचदेव कहते हैं कि लाल जो हैं वो शहरी और भीतरी ग्रामीण की द्वैतता समझी जा सकती है। लाल को देखकर ये समझा जा सकता है कि वो ऊपर से शहरी और अंदर से ग्रामीण परिवेश में थे। वे शहर में आकर भी ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए थे। शहर में रहते हैं तो भी गांव की मिट्टी उनके पांव जमे हैं। वे चाहे इलाहाबाद में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे विदेशों में रहे, चाहे शहरी परिवेश में रहे, परंतु उनकी लंबी से लंबी यात्रा में वे अपने संस्कारों को कभी नहीं भूले। अपने कैरियर को बनाने के लिए गांव की मिट्टी छोड़ने का दर्द उन्हें कभी कम नहीं था। लाल शहर में रहते हुए भी साल में 3-4 बार अपने गांव आते थे। गांव में 2-3 दिन रहते, गांव के लोगों से बड़ी गहरी दोस्ती थी। उनसे मित्रता करते, बातचीत करते, सुख दुख की खबर लेते और उनके घर शामिल होते। इसीलिए उनके संबंध में अज्ञे जी ने भी बहुत अच्छी बात लिखी है कि डॉक्टर लाल देहाती हैं और लाल लगातार अजनबी को घूरते हैं। उपन्यासों में भी लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रोचक व्यक्ति सामने लाते हैं, इसलिए वे रोचक भी है, बड़े कौतूहल भी है। अतः लाल भले ही लंबे समय से शहरी वातावरण में रहे हैं, परंतु उन्हें अपनी जन्मभूमि के प्रति बहुत अधिक लगाव है। उन्हें बाहरी जो चमक धमक है, भौतिकता की चकाचौंध है, वो हिला भी नहीं पाई है। उन्हें देहाती मिट्टी की गंध, उनके ऊपर लहराने वाली हरियाली, खेत खलियान, धूल से भरा जीवन बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी मिट्टी से उगा हुआ पुरुष वृक्ष है और मिट्टी गांव की है। इनकी जड़ें वो कभी भी बिखारना नहीं चाहते थे। अतः हम लास्ट में कह सकते हैं कि जिस तरह चिड़िया आकाश में उड़ान भरती है परंतु उसका ध्यान घोंसलों में स्थित अपने बच्चों पर रहता है, उसी प्रकार लाल भले ही देश विदेश में रहो पर उनका ध्यान हमेशा हमेशा अपनी जन्मभूमि की तरफ रहा।
नेक्स्ट पॉइंट है गांधी के विचारों का प्रभाव। लाल के व्यक्तित्व पर महात्मा गांधी का विचारों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। गांधी जी की कर्मठता का, भक्ति भावना का, राष्ट्रीय भावना का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे कहते हैं कि इस राष्ट्र की नसों को, इस राष्ट्र की राष्ट्रता को यदि किसी ने पकड़ा है तो वो है गांधी जी। उनमें निहित अपने धर्म और ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास, राष्ट्र की मिट्टी से लगाव, आडंबरहीन जीवन, औपचारिकताओं से दूर, देहातीपन, सत्य वचन कहने की क्षमता, किसी भी कार्य को अर्थात पैखाना तक धोने का संकोच नहीं, भूल को स्वीकार करने की क्षमता गांधी जी में स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। गांधी जी शुद्ध भारतीय उपकरण ही देश के इस राष्ट्र को राष्ट्रीयता से जोड़ चुके हैं। उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भारत को गांधी की ओर वापस मोड़ना होगा। उन्होंने कहा था कि दृढ़ विश्वास के साथ कि भारत को वापस गांधी की तरफ मुड़ना होगा। डॉक्टर दशरथ जी कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण जी पर भी गांधी की विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है लाल का राजनीतिक चिंतन। डॉक्टर लाल ने कभी खुलकर राजनीति में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उन्हें राजनीति पसंद ही नहीं थी। वो फिर भी अपने साथियों के कारण सन 1974 से 1979 तक कुछ समय उन्होंने राजनीति से संबंध रखा। लाल उन रचनाकारों में से नहीं थे जिनकी लेखनी जो है किसी सत्ताधारी की गुलाम बनी। लाल हमेशा देश की वर्तमान परिस्थिति के प्रति चिंतित रहे। वे कहते थे कि यहाँ हर आदमी राष्ट्र प्रेम की दुहाई देता है पर देश ही कहीं नहीं देखता, तो राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात तो बहुत दूर है। राजनीति संबंध में कहते हैं कि वह राजा क्या जो अपने सिंहासन से चिपक जाए। अतः लाल के राजनीतिक संबंधी विचारों का दर्शन करके हम ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए, आधी रात से सुबह तक, निर्मल वृक्ष का फल, आधी रात से सुबह तक में वो कहते हैं कि राजनीति में कभी कोई मेरी दिलचस्पी नहीं थी। मैं तब हमेशा यह मानता रहा कि राजनीति जो है वो बुनियादी किसी न किसी रूप पर हिंसा पर आधारित है। राजनीति का लक्ष्य जो है वो सत्ता प्राप्त करना है और जहाँ तक सत्ता की भूख है वह हिंसा अनिवार्य है। इसलिए दांव पेच राजनीति का एक अस्त्र है। निर्मल वृक्ष का फल इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि जब तक राज्य समाज के अधीन तक था तब तक राजनीति नहीं, राजधर्म था, परंतु जिस समय से राज्य समाज पर हावी हुआ उस क्षण से राजनीति हुई है और जहां जितना अभाव होगा वहां उतनी राजनीति होगी। राजनीति का एकमात्र लक्ष्य है शक्ति हासिल करना। आज चारों तरफ अधिकार प्राप्ति की होड़ लगी है, परंतु राजनीति अधिकार अब तक अपूर्ण है, चाहे वे कितने ही महान क्यों ना। जब उन पर सांस्कृतिक नियंत्रण नहीं, आत्मानुशासन नहीं, तो कोई भी भौतिक अधिकार केवल भ्रष्टाचार, हिंसा और असंतोष को ही जन्म देगा। राजनीति संबंध में लाल कहते हैं कि राजनीति एक दर्शन थी मनुष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए। तुम्हारी आज की राजनीति उसी मनुष्य को बर्बाद करके सिर्फ सत्ता हथियाने में लिखी है। लाल कहते हैं अगर हम चाहते तो राजनीति में से भी हम मनुष्य पैदा कर लेते, परंतु राजनीति में से राजतंत्र का तो नहीं, लोकतंत्र का उदय होना चाहिए और लोकतंत्र के लिए धर्मपरक जीवन का निर्माण होना चाहिए।
उन्होंने जन चेतना को भी सरीवर की मर्यादा से बांधकर वृष्टि की समष्टिगत प्रतिगति धर्म को निभाया है। उन्होंने कहा कि सरोवर रहेगा और ना जल रहेगा, दोनों सूख जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चर्चा करें हम, लाल का धार्मिक चिंतन। डॉक्टर लाल को अपने धर्म पर अगाध श्रद्धा थी, अटल विश्वास था। जो कुछ भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसका एकमात्र कारण वो धर्म को मानते थे। हम ये भी जानते हैं कि अंग्रेज सबसे ज्यादा किसी बात से डरे थे तो वो था हमारा धर्म। इसलिए उन्होंने सबसे पहले काम इस देश को धर्म से काटने का किया और धर्म के नाम पर उन्होंने एक ही बड़ा भ्रामक शब्द दे दिया, संस्कृति। परंतु यह शब्द हमारे चैतन्य से जुड़ा नहीं है। हमारे अगर चैतन्य से जुड़ा है तो वो धर्म है। लाल ने कभी ऐसे धर्म में विश्वास नहीं कहा जिसे संप्रदाय कहा जाता है। उनका धर्म तो मस्तिष्क के अंतरंग में छिपा है। वे ऐसे पूजा पाठ व आडंबर को धर्म नहीं मानते हैं, अपितु धर्म जो हमारे चित्त और चैतन्य से जुड़ा है उस चैतन्य पूर्ण को वो धर्म मानते हैं। धर्म वह है जो मनुष्य को न्यायपूर्वक जीवन बिताने के लिए हर क्षण जिंदा रखे, और धर्म हर क्षण चलता हुआ परिवर्तनशील सत्य है। ऐसे सत्य को, ऐसे धर्म को जन्मदाता हो नहीं सकता। जन्म तो संप्रदाय होता है। इस संबंध में उन्होंने अपने नाटक नरसिंह कथा में कहा है कि धर्म अजन्मा है पर संप्रदाय का जन्म होता है, जिसका जन्म नहीं होता है वह अमृत के समान होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लाल एक सृजनशील व्यक्तित्व। डॉक्टर लाल का व्यक्तित्व जो है वो सृजनशील रहा। वो मानते हैं कि चिंतन अलग है और सृजन अलग है। चिंतन सृजन नहीं हो सकता और सृजन चिंतन नहीं हो सकता। चिंतन तो बुद्धि से कसी है और सृजन हृदय करता है। कितनी अच्छी बात कही लक्ष्मी नारायण लाल जी ने कि जो चिंतन होता है वो बुद्धि से होता है और सृजन जो होता है वो हृदय से होता है। लाल की सृजनक प्रक्रिया में चित्र भूमि का बड़ा महत्व है। आज का नाटककार नाटक लिखता है परंतु रच नहीं जाता, इसलिए नहीं कि उसके पास नाट्य रचना का बीज नहीं, परंतु उसे इस चित्र भूमि का एहसास नहीं है। वह अपने में निहित बीज का प्रस्थापन भारत की भूमि पर कर रहा है या पश्चिमी की भूमि पर। उनके मन चित्त पर संस्कार तो हैं, परंतु भारतीयता के लिए वह भूमि खोजता है पश्चिम की। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की स्थिति और भी खराब है। उनके पास अपना कुछ रह नहीं गया है। भारत में उनके लिए भूगोल है, हमारे लिए भूगोल नहीं। हमारे लिए भारत भूमि है, माँ है, जमीन है, यही भूमि है। डॉक्टर लाल जो है वो एक सृजनशील व्यक्तित्व के धनी है। उनका मुख्य व्यक्तित्व सृजन करना। सृजन एक सभी प्रक्रिया है, ठीक एक शिशु के सृजन की तरह प्रक्रिया मानते हैं। और उनका मानना है कि मानवीय प्रजन और साहित्यिक सृजन में बहुत समानता है। नेक्स्ट है लाल एक कुशल निर्देशक के रूप में। डॉक्टर लाल एक कुशल निर्देशक के रूप में भी जानी मानी हस्तियों में से एक है। अभिनेता के संबंध यदि अभिनय से है तो निर्देशक का संबंध प्रस्तुति से है। आधुनिक युग में निर्देशक नाट्य प्रस्तुति की रीढ़ की हड्डी है। निर्देशक एक तरफ अपनी निर्देशन कला द्वारा अभिनेता की अभिनय कला की अभिव्यक्ति करता है तो दूसरी ओर प्रस्तुति द्वारा दर्शक को रंगभूमि के रंग में छोड़ता है। आज का निर्देशक इस रंगभूमि पर इतना आदी हो गया कि न केवल नाट्य की प्रस्तुति अपितु नाटककार को भी अपनी मुट्ठी में बांध रखा है। इस विषय में वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा डॉक्टर लाल के नाटकों का
वैचारिक धरातल व्यापक था। प्रचलित अर्थों में वे ना व्यक्तिवादी हैं, ना प्रगतिवादी हैं, ना प्रयोगवादी हैं और ना ही परंपरावादी, कि उन वादों को अपनाने के लिए एक संकीर्ण विचारधारा का सहारा लेना पड़ता है जो उनके पास नहीं था। उनकी लेखनी तो मानव और जीवन की जय की घोषणा कर रही हो। यदि यही आदि है और यही अंत है, उन्होंने मानव जीवन के लिए कुछ लिखा, यही केंद्र, यही अक्षर, यही ध्वनि, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है, यही सब उसकी प्रतिध्वनि है। लाल एक कुशल अभिनेता के रूप में भी हमारे सामने दिखाई दिए। लाल ने रक्तमल, व्यक्तिगत, सुंदर रस, यक्ष प्रश्न जैसे नाटकों में स्वयं अभिनेता की भूमिका बड़ी कुशलता के साथ निभाई। वे मानते थे कि यदि नाटक दृश्य भी है तो उसकी रचना क्यों। अतः लाल ने अभिनय मंडली तैयार खुद की, उसके अभिनेता वो खुद बने। अभिनय किसी कलात्मक अभिव्यक्ति का नाम है। केवल उनका कहना था केवल बाल बढ़ा लेना, भीतरी कुंठाओं को ढकने के लिए मुखौटों को धारण कर लेना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये अभिनय नहीं है। अभिनय की कला तो अंदर से जागृत होती है। इस अभिनय के विषय में जैनेन्द्र जी भी कहते हैं कि उनका व्यक्तिगत नाटक बहुत ही सुलझा हुआ नाटक था। मुख्य चरित्र दो ही थे, पुरुष पात्र मैं और स्त्री पात्र वह। मैं की भूमिका में स्वयं लाल है। केवल दो पात्रों के बल पर 1.5-2 घंटे दर्शकों को मुग्ध भाव में बांधे रखना कोई आसान काम नहीं था, पर अभिनय तद्रूप ना हुआ तो दर्शक उटक जाता था। उन्हें विस्मय है कि लाल के इस अभिनय में दिशा की भरपूर सक्षमता थी। वर्मा जी कहते हैं कि जीवन की गहराइयों में गुजरते हुए लाल उस भूमि तक पहुंचे जिस विषय में उन्हें कहना था कि नाटक कुंवर के रूप में मेरी यात्रा लंबी थी, विकट रही। मैं शुरू से अंत तक अपने रंगमंच के समीप पहुंचा हूँ। अब आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का महाप्रस्थान। डॉक्टर लाल एक सफल कलाकार, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, जीवनीकार तथा एकांकीकार का अंत 20 नवंबर 1987 को शुक्रवार के दिन सुबह 11:30 बजे हो गया। उनके महाप्रस्थान संबंधी सुभाष भाटिया कहते हैं कि लाल के महाप्रस्थान से हिंदी नाटक और हिंदी जगत का एक सूर्य अस्त हो गया। वह अभिनेता उस महानिर्देशक की आज्ञा से इस रंगमंच की दुनिया को छोड़कर परमात्मा की रंगभूमि पर चला गया है। लाल के अवसान से ही भारतीय नाट्य साहित्य का अस्त हो गया है। वह रचनाधर्मी नक्षत्र जिसे अपनी परंपरा और संस्कृति के प्रति अटूट संबंध था, अब वह किसी का आलोचक नहीं रहा, अब उसका लोप हो गया है। उसकी कमी हिंदी साहित्य सदैव पूरी नहीं कर पाएगा, कमी महसूस करेगा। अब हम चलते हैं लाल के कृतित्व के विषय में। आपने उपन्यास लिखे। लाल के उपन्यासों में स्त्री पुरुष संबंधी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भ्रष्ट नीति, संप्रदायिकता आदि का सफलता से निर्वाह हुआ है। आपने अपने कथाशय में प्रेम विषय संबंधी, अगर प्रेम को भी जीना है तो स्वानुभूति का प्रेम क्यों ना जिया है, क्योंकि रानी रूपमती और बाज बहादुर बनकर प्रेम को जिए। वह कहते हैं कि हम क्यों ना वह प्रेम जिए जो उन्मुक्त हो, जो उसका कोई नाम ना हो, रिश्ता ना हो, बिल्कुल स्त्री और पुरुष, औरत और मर्द का प्रेम। यही प्रेम केवल प्रगतिगत है, यही प्रेम आर्थिक है। लाल के उपन्यासों में नागरिक एवं देहाती जीवन का सामाजिक, धार्मिक
और आर्थिक विषमता का एक कटुता का आभास मिलता है। परंतु इस सब में भी वे अपनी धरती मिट्टी की सुगंध को पूर्णतः जीना तथा उसके प्राकृतिक प्रेम का अनुभव करना उनके उपन्यासों की विशेषता रही। आपने कौन कौन सी उपन्यास लिखे, जरा क्रम से देखेंगे। बया का घोंसला और साफ, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, मन वृंदावन, प्रेम एक पवित्र नदी, अपना अपना राक्षस, बड़ी चंपा छोटी चंपा, बड़के भैया, हर समंदर गोपी चंदन, श्रृंगार, बसंत की प्रतीक्षा, गली अनारकली, पुरुषोत्तम आदि उपन्यासों में कुछ उनके प्रेम संबंधी उपन्यास भी रहे, जैसे श्रृंगार, देवीना, बसंत की परीक्षा प्रतीक्षा, प्रेम, एक अपवित्र नदी तथा रूप जीवा आदि में मिलते हैं। उनके प्रेम सिद्धांत समाज जगत मान्यताओं से दूर चले गए। उनके उपन्यास की नायिका पत्नी होकर भी कभी वफादारी के दायरे में नहीं रहती। प्रेम एक अनुभूति है, प्रेम एक एहसास है। प्रेम जिसे लाल सिद्ध करते हैं कि लाल के उपन्यासों में राष्ट्रीय समस्या भी उभर कर आती है। उनकी सभी उपन्यासों में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक समस्या तो जो जैसे रचनाकार का एक काम ही था, तो काफ़ी सारे उपन्यास उन्होंने अपने जीवन में लिखे। डॉक्टर लाल साहित्य के साथ साथ एक सफल कहानीकार भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, जैसे जैसे श्रद्धा उनके पात्र, उनका विश्वास था। कथाई कभी नाटक तो कभी उपन्यास तो कभी कहानी का शिल्प बनकर रह जाती है। लाल केवल कहानीकार ही नहीं बने, परंतु उन्होंने लंबे लंबे नाटकों का भी बहुत अच्छे से चिंतन किया है। सन 1949 से लेकर साप्ताहिक दुनिया, कल्पना, ज्ञानोदय, कहानी, माया, सुप्रभात आदि अनेक अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियाँ प्रसिद्ध हुई हैं। कौन कौन सी कहानियाँ लिखी उन्होंने? सुन आंगन रस से, नई स्वर नई रेखाएं, एक बूंद जल, एक और कहानी, डाकू आए थे, आने वाला कल। लाल की कहानियों का आधार व्यक्ति और परिवार रहा है। वे निरंतर व्यक्ति की तलाश में रहे। इस तरीके से उन्होंने अनेक कहानियों पर भी कार्य किया है। नाट्य साहित्य पर भी उन्होंने बहुत बेरंगी से कार्य किया है। नाट्य के वे बहुत अच्छे जानकार थे। म्यूजिक हो, नृत्य हो, कंपोजिशन हो, मंच बनाना हो, कलाकार का मेकअप हो, कलाकार का पहनावा हो, विविध डिजाइन हो, हर चीज़ का उन्हें बखूबी बहुत अच्छा नाल था। लाल तो नाटक और रंगभूमि को पूर्ण समर्पित थे। नाट्यकार लाल नाटककार होने के साथ साथ अपनी 4 महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते थे। नाटककार लाल, अभिनेता लाल, निर्देशक लाल तथा दर्शक लाल। रंगभूमि के सभी आयामों में वो सबसे पहले अपने को नाटककार के रूप में रखते थे। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे नाटक भी लिखे। नाट्य कृतियों में आंधा कुआ, मांदा कैक्टस, सुंदरस, 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, दर्पण, रक्त कमल, रात रानी, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू, अब्दुल दीवाना, व्यक्तिगत, नरसिंह कथा, यक्ष प्रश्न, एक सत्यराज हरिश्चंद्र, सगुण पक्षी, तोता मैना, गंगा माही, मन्नू, कथा विसर्जन आदि बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखे हैं। एकांकी तत्व पर भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। लक्ष्मी नारायण का नाम हिंदी एकांकीकारों में भी सुविख्यात है। उन्होंने बचपन से लेकर इस एकांकी में बहुत ज़्यादा उन्नति ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने सामाजिक, पौराणिक, राष्ट्रीय और ऐतिहासिक सभी प्रकार के एकांकी को लेकर अपना जीवन समृद्ध किया है। एक एकांकी में उन्होंने ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, नाटक बहुरूपी, दूसरा दरवाजा, खेल नहीं नाटक, नया तमाशा, इस तरीके से बहुत सारी एकांगी संग्रह को आपने लिखा। हिंदी रंगमंच जो भारतीय अंग के बाद से ही एक बार फिर नाटक को जीवन दोनों जोड़ने की जिम्मेदारी से कट गया और फिर उसे परस्पर संबंध करने की जिम्मेदारी अगर पूरी निभाई
अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भारतेंदु जी के बाद यदि कोई इसको हिंदी साहित्य को एक सूत्र में पिरोने का काम जो किया है वो डॉक्टर लाल की ओर से किया गया। डॉक्टर लाल ने बहुत सारी जीवनी भी लिखी है। जीवन साहित्य के विषय में अगर हम बात करें तो बहुत सारी जीवनी लिखी, जैसे निराशा, आकाश, स्वप्न, भाव, विचारों के जटिल आदि आदि। निष्कर्ष, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण हिंदी साहित्य के एक अष्टपहलु व्यक्तित्व है। लाल अपने व्यक्तित्व कृतित्व में एक बहुमुखी प्रतिमा के धनी है। गांव के संघर्षशील परिवेश में उन्होंने जीवन भर संघर्ष की प्रेरणा दी। वे निरंतर संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी रहे। जीवन में हमेशा एक देहाती की तरह सहज और स्पष्ट वक्ता के रूप में रहे। लाल पर माननीय गांधी जी की विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अपने परिवार, गांव और राष्ट्र और मिट्टी से जो जान से भी प्यार किया, जिसकी गंध उनके साहित्य में बिखरी हुई मिलती है। अतः ये बात सत्य है कि कथाकार लाल, नाटककार लाल की तरह सशक्त रूप से उभर कर नहीं आए, परंतु फिर भी लाल ने अपने जीवन में, लाल का रचनाकार का जो रूप है वो सबसे सशक्त है और कुशल अभिनेता के रूप में, एक सफल निर्देशक के रूप में, एक सफल समीक्षक के रूप में वो हमारे सामने आते हैं। लाल का सृजन पक्ष भी उतना सशक्त नहीं है जितना कि रंग दर्शन का पक्ष है। तो हमें अंत में यही कहना पड़ेगा कि उनकी कमी को हिंदी साहित्य जगत सदैव महसूस करेगा। उनकी कमी को हिंदी साहित्य जगत हमेशा हमेशा ऐसे लाल को खोने का हमेशा दुख रहे।